Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of July 2022. 28 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट वही रहेगी कि अगर आप लोग 3000 लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो 500 लोग तो ऐसे होंगे ना कम से कम जिनके अंदर हमारे प्रति भी थोड़ा प्यार आएगा और कहेंगे कि हाँ हम लाइक करेंगे। तो ऐसे 500 लोग भी अगर लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ डू लाइक फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, निर्वाचन आयोग है, उसके प्रति कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन इफ रिक्वायर्ड। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। तीसरा है, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, टू ओनली, 1 and 2, 2 and 3 या 1 and 3, ठीक है ना। आंसर्स मैं आपको बताता चलता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा और मुझे लास्ट में बताइएगा कितने आपने सही किए। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आंसर है बी, यानी कि 1 and 2। पहला तो बिल्कुल सही है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि इलेक्शन कमीशन को स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करता है, ये भी सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन जो है वो ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट है, द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज देयर इन द प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड्स मेंशन इन द प्रियम्बल। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, पहला स्टेटमेंट तो ऑलरेडी कॉमन सेंस से हमारा गलत है, क्योंकि 1976 का जब अमेंडमेंट आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तब हमको पता है कि जो ये वर्ड इंटीग्रिटी वर्ड है तब ऐड हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड्स मेंशन, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? डी, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आज का जो सीसैट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगेन आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, मजेदार क्वेश्चन है, मतलब अटेम्प्ट करिएगा। अब आप लोग के सामने एक सीसैट क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन अ वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200। आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स, ठीक है ना। इन अ वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200, आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। अब इसके 2 कंक्लूजन लिखे हैं। कंक्लूजन 1, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। सेकंड है, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। तो आपको बताना है कि कौन से कंक्लूजन जो है वो फॉलो करते हैं। ओनली 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अगर अटेम्प्ट करेंगे तो मज़ा आएगा आप लोग को भी। तो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बाद में आपको ट्रिकी लगेंगे। अभी हम थोड़ा स्लो से ईजी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए। अब आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द पावर ऑफ अरेस्ट रेड अंडर ए पीएमएलए। मैंने आप लोग को जब ईडी पढ़ाया था कल परसों, तो मैंने आपको 2 एक्ट्स के बारे में बताया था। एक बताया था फेमा एक्ट, जिसको कि मैंने कहा था ये सिविल एक्ट है, ठीक है ना। सिविल एक्ट है, यानी कि इसमें केवल फाइन लग सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था पीएमएलए, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें भैया अरेस्ट का भी पावर है, डिटेंशन का, मतलब अरेस्ट का पावर है, डिटेंशन नहीं बोलूँगा मैं, अरेस्ट का पावर है, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट बहुत लोगों ने कार्रवाई की थी भैया कि ये इसमें क्यों है ये पावर और इसका मिसयूज़ होता है, ये है वो है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना वो टेररिज्म से कम नहीं है, इट इज़ नॉट लेस देन टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग इज इक्विवेलेंट टू दैट। और ऐसे में ये जो पावर है गवर्नमेंट के पास या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है ना, द पावर ऑफ समनिंग, कौन कौन सी पावर्स हैं? पावर टू समन, जैसे अभी एक्चुअली ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को जब समन किया गया
उसके चक्कर में कांग्रेस ने ये सब चीज़ें करना शुरू किया कि भाई ये क्या है, ये तो मिसयूज़ हो रहा है, ये वो। तो ये पावर ऑफ समनिंग या पावर ऑफ अरेस्ट या पावर ऑफ रेड, ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा चीज़ जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इनोसेंस का, वो भी एक्यूज्ड के ऊपर है, दैट इज़ ऑन द एक्यूज्ड रादर देन द प्रोसिक्यूशन। मतलब कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हो, है ना। यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट इन दिस केस। तो दैट इज़ अ बिग थिंग विच वॉज देयर एंड इसको अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर देखो, द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज एज हीनस एज टेररिज्म, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सेक्शन 3 जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 24 रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसा मैंने आपको बताया कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि यहाँ बर्डन ऑफ आपको प्रूफ, एक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, ना कि प्रोसिक्यूशन को। सेक्शन 5 जो है वो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर है। फिर जो बेल है, बेल भी बहुत मुश्किल होती है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दिस। स्ट्रिंजेंसी इन ग्रांटिंग ऑफ बेल अंडर दिस एक्ट इज लीगल एंड नॉट आर्बिट्ररी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बेल इन दिस केस। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू भी है जो कि रहता है इसमें। फिर इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव एन इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन एवरी केस एज इट वॉज नॉट एन FIR। तो जैसे कई बार FIR तो आपको दिखानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव एन इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये रिपोर्ट देनी पड़े, FIR की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जाता, है ना। एंड द स्टेटमेंट मेड टू ED आर कंसीडर्ड एडमिसेबल, जो आप स्टेटमेंट्स देते हो ED को, दे आर कंसीडर्ड एडमिसेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको एक एविडेंस के रूप में एडमिसेबल है ये, है ना। एंड प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज्ड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बैलेंसेज द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ द स्टेट। मतलब यहाँ वही है कि जो मतलब एक्यूज्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके कहते हैं भाई कि इसने जो किया है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड द क्वेश्चन ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ PMLA अमेंडमेंट थ्रू द मनी बिल रूट इज टू बी डिसाइडेड बाय लार्जर बेंच। अब जो इनैक्टमेंट हुआ था PMLA का 2002 में, उस समय मनी बिल के थ्रू किया गया था, तो इसको अब डिसाइड करेगी एक लार्जर बेंच कि ये सही था कि नहीं था, दैट इज द थिंग। मतलब अब वही होगा ना, जैसे अपन ने बोला ना प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या चेक करता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये चेक करता है कि लॉ को लाने के लिए जो प्रोसीजर था वो सही फॉलो किया गया था कि नहीं। तो एक्चुअली दिस कम्स अंडर द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर होगा तो क्या होगा, उसमें एक चीज़ तो ये चेक करेंगे ही करेंगे कि भैया प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये फॉलो चेक करेंगे कि क्या उसमें जो लॉ है वो अपने आप में जस्ट है कि नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश में यही डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। इंडियाज गोल्ड पोटेंशियल एट बर्मिंघम 2022, तो 22वां एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो कि 2022 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? बर्मिंघम में हो रहा है। बर्मिंघम कहाँ पर है आप लोग बताइएगा? नॉटिंघम, बर्मिंघम, ये सब चीज़ें कहाँ रहती हैं? बर्मिंघम कहाँ पर है बताइएगा। तो ये बस आप अभी तो इतना याद रखो, बाकी जब मेडल जीतेंगे तो जीतेंगे। अगला है BSNL गेट्स 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन। अब ऐसे भी आपको पता है कि BSNL जो है वो पूरा फर्जी होता जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब ऐसे में गवर्नमेंट ने फिर से उसको वही है लोन का एक तरीके से कहना चाहिए एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, जिसको हम बोलते हैं ना, एक टर्म यूज़ होता था एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, मतलब कि बार बार आप उसको लोन दे दे करके उसको हरा करते जा रहे हैं। तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन फिर से हो रही है एक्चुअली में एक तरीके से। एंड लगभग कुछ कंपोनेंट है, कैश कंपोनेंट, नॉन कैश कंपोनेंट, विच इज स्प्रेड फॉर ओवर 4 ईयर्स। एंड इसके अलावा 4G स्पेक्ट्रम लगभग 44,993 करोड़ का उन्होंने खुद उसके लिए किया है। इसके अलावा BBNL यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जिसको बनाया गया था फॉर भारत नेट। भारत नेट प्रोजेक्ट आपको पता है ना कि जो ग्राम पंचायत से उनको लाइन से जोड़ना था इंटरनेट की लाइन से, तो भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए जो BBNL बनाया गया था उसका मर्जर किया जाएगा BSNL के साथ। तो BSNL और BBNL को मर्ज कर दिया जाएगा, BSNL और BBNL को, ठीक है ना। इसके अलावा डेट रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने अगर लोन लिया कोई 15 साल के लिए, सपोज करो मैंने 40 लाख का लोन लिया 15 साल के लिए, ठीक है ना। तो उसमें एक किस्त बनेगी, सपोज करो 35,000 की किस्त बन रही है ना, पर मंथ के आसपास। अब वही अगर मैं बोलूँ कि ये 40 लाख का लोन आप 25 साल के लिए कर दो, तो थोड़ा किस्त जो है वो कम हो जाएगी, जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम हो जाएगा, ये अपना 25,000 के आसपास आने लगेगा। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग होती है कि जब टेन्योर को बढ़ा घटा करके आप उसका जो
इंटरेस्ट पे आउट है उसको वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ एक्चुअली द रीस्ट्रक्चरिंग, कि अभी करना है तो आप मतलब वो थोड़ा उसका टेन्योर बढ़ा दिया, ठीक है ना। अगला है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव्ड। अब देखो बहुत सारे, अगर आप 31 स्टेट्स का और यूटीज़ का देखो मिला करके टोटल फर्टिलिटी रेट वो 2.1 या उससे कम आ चुका है। तो 2.1 जो है इसको बोलते हैं अपन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। 2.1 को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। क्या होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट या रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी? मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट वो रेट है, मतलब वो एवरेज है बच्चे पैदा करने का। जितने बच्चे अगर पैदा किया जाए तो अभी की जो करंट जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो एग्जैक्टली रिप्लेस्ड हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। मतलब अगर अभी की जनरेशन में 100 लोग हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी 100 ही लोग रहेंगे। वो कौन सा फर्टिलिटी रेट रहेगा? फर्टिलिटी रेट क्या है? मतलब कि एक जो महिला है वो कितने बच्चे अपने, उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज है, जो महिला की रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि जो मानी जाती है रिप्रोडक्टिव एज लगभग 15 से 49 के बीच में मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो रिप्रोडक्टिव एज है इसमें वो महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती है और कितने बच्चे पैदा करे कि जो करंट पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली रिप्लेस हो जाए बाय द नेक्स्ट पॉपुलेशन, वो आपका रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होगा, ठीक है ना। कितने बच्चे वो पैदा करे कि प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली रिप्लेस हो जाए बाय द नेक्स्ट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन। तो ये होता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो अभी एवरेज निकाला गया तो ये पाया गया कि हाँ भैया अब हमने लगभग अचीव कर लिया। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। और ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में तो और कम भी होगा, कुछ स्टेट्स में तो इनफैक्ट कम होगा, रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम होगा, और कुछ स्टेट्स में रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा होगा। मिला जुला करके हम एवरेज उतना पा रहे हैं। अगली न्यूज़ है द स्ट्रीट इन 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। अब ये गूगल जो है वो स्ट्रीट व्यू लेकर के आ रहा है इंडिया आफ्टर 2 अर्लियर फेल्ड अटेम्प्ट्स। मतलब कि 2 बार पहले और ट्राई कर चुका है गूगल, लेकिन तब गवर्नमेंट ये बोल करके, यार ये गूगल की परेशानी भी अलग है ना। तो तब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये परमिशन नहीं दी थी, ये बोल करके कि आपको भाई चूँकि आप लोग सिक्योरिटी का कंसर्न है, प्राइवेसी का कंसर्न है, इसलिए वी कैन नॉट अलाउ यू टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, है ना। और ऐसे में स्ट्रीट व्यू जो है अब दोबारा इसको ट्राई किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट फर्दर एंड they have already made 2 attempts in the past. India launch the India launch marks the first time in the world the street view, which allows user to view the panoramic and street level 360 degree views of a particular place. तो ये जो panoramic view है तो किसी भी street का, किसी भी जगह का panoramic 360 degree view आप लेंगे तो वो आपको मतलब अवेलेबिलिटी रहेगी उसकी। तो ये इसी के लिए है बेसिकली। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ आइटम नहीं दिख रहा मुझे। आप भी आगे मेरे साथ मूव करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। NCPCR कंडक्ट्स प्रोब इनटू तमिलनाडु गर्ल्स डेथ। तो तमिलनाडु में एक बच्ची की बेचारी की जान चली गई। अब उसके रिगार्डिंग NCPCR जो है वो प्रोब कर रहा है। तो NCPCR के बारे में हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एंड इसका एम्फेसिस रहता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी एंड इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड राइट्स। मतलब कि यूनिवर्सली और इनवॉयलेबल, मतलब कि उनको वॉयलेट कोई ना, मतलब कोई ना कर सके, उनको किसी तरीके से उनसे दूर ना किया जा सके, ऐसे राइट्स जो बच्चों के हैं उनको प्रोवाइड हो सकें। अब ये चिल्ड्रन किसको मानते हैं? एक्चुअली ये जो NCPCR है ये चिल्ड्रन मानते हैं 0 से 18 साल के, मतलब 0 से 18 ईयर्स के बीच में हर एज ग्रुप को ये इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, 0 से 18 के बीच में, ठीक है ना। और बेसिकली इनकी प्रायोरिटी उनके लिए ज़्यादा रहती है जो वल्नरेबल सेक्शन है चिल्ड्रन के, उनके ऊपर और प्रायोरिटी रहती है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक स्टैट्यूट से बनी थी, इस्टेब्लिश की गई थी 2007 के अंदर, और एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। एक्ट कौन सा है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और NCPCR फाइनली बनी कब थी? 2007 में बनी थी। एक्ट इसका 2005 का था। और NCPCR जो है एक बॉडी है दैट वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग चाइल्ड राइट सेंटरिंग अप्रोच इन ऑल द लॉज, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज। मतलब जितने भी लॉज बने, प्रोग्राम बने, पॉलिसीज रहें वो चाइल्ड सेंट्रिक रहें, ठीक है ना। और ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कुल मिलाकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत ही काम करता है। और ऑब्वियसली जो UN कन्वेंशन है ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड कोशिश करता है कि ये उसके थ्रू
सिंक में रहे, मतलब कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, तो कोशिश करता है, ये इंडिया का वो बॉडी है जो कोशिश करता है कि इंडिया के अंदर भी जो भी लॉज बने वो यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड के थ्रू अलाइन रहे, ठीक है ना। और 0 से 3 तक के बच्चों को चाइल्ड डिक्लेयर करता है। एंड प्रिंसिपल इसमें यूनिवर्सैलिटी एंड इनवायलेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड राइट्स है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें यूनिवर्सल रहें और इनको कोई वायलेट ना कर सके, ठीक है ना, वायलेबल ना रहें, ठीक है ना। और ये तो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनसीपीसीआर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वह है द पुअर स्टेट ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है ना। अब आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो इंडिया के जो है वो क्वासी फेडरल बोला जाता है। इंडिया को क्या बोला जाता है? इट्स अ क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब कि फेडरल कुछ कैरेक्टर्स हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो हैं वो यूनिटरी नेचर के हैं। फेडरल कैरेक्टर्स भी हैं लेकिन आधे से ज़्यादा यूनिटरी नेचर के कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, ये सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं कि मतलब इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर अपने पास होल्ड करके रखता है, तो ये बहुत जगहों पे देखने को मिलता है। ये केवल और केवल ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ में दिखता है, ये आपको फिजिकली भी दिखेगा, इकोनॉमिकली भी दिखेगा, आपको सोशली पॉलिटिकली हर जगह दिखेगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर अपने पास असर्व करके रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सेंट्रलाइजेशन का बात तो मैंने कर ली। अब इसके अलावा देखो क्या आता है, स्टेट्स की भी कैपेसिटी होती है, स्टेट से भी के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए। लेकिन आजकल देखो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, दे आर टेकिंग मच ऑफ दैट पावर। फॉर एग्जांपल जो टैक्सेशन की पावर थी, अभी जीएसटी में रिफॉर्म किया, टैक्सेशन की पावर ले ली, है ना। पहले भी ये प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन की बॉडी थी, प्लानिंग कमीशन जब थी तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था, कुछ आता था। अब इस प्लानिंग कमीशन को आपने पूरी तरीके से हटा दिया, बचा क्या? फिस्कल, ये आपका फाइनेंशियल, ये आपका फिनेंस कमीशन, ठीक है ना, 280 आर्टिकल के अंतर्गत जो बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये सेंट्रल बॉडीज़ हैं एक तरीके से, ये बॉडी सेंट्रल है। और जो प्लानिंग कमीशन था भी जहाँ पे स्टेट्स का थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन था वो आपने ऑलरेडी हटा दिया है। तो कुल मिला करके जो स्टेट गवर्नमेंट का से है, जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है वो बिल्कुल एक तरीके से कम होता जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंट्रूजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वही चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली है। इसके अलावा ऑथर ने हमारे यहाँ का फेडरलिज्म जो है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में मतलब कि एक अरेंजमेंट के थ्रू, जैसा कि अमेरिका में हुआ कि बाकी जो स्टेट्स हैं वो एक अरेंजमेंट में है और एक दूसरे के साथ उन्होंने ये दे हैव केम टुगेदर फॉर मेकिंग यूएसए फेडरेशन लाइक दैट, ठीक है ना। और हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर है, मतलब हमारे यहाँ यूनियन जो है वो ये टूट नहीं सकता इस तरीके से कि कोई स्टेट बोले कि कल को हम इसका पार्ट नहीं रहना चाहते, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में कोई बोलना चाहे तो हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली दैट इज़ द थिंग। और 1935 के एक्ट में भी फेडरेशन की बात की गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात, लेकिन वो हो नहीं पाया था क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स उसमें नहीं आए थे। बट ओवरऑल इंडिया का जो पॉलिटी है वो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की जैसी है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब फिर फाइनली फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में। एंड इसके थ्रू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई। उस समय हालांकि स्टेट को भी काफ़ी पावर थी इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब धीरे धीरे जब अमेंडमेंट्स बाय अमेंडमेंट्स धीरे धीरे जीएसटी कभी लाया, कभी कुछ लाया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनकी पावर सर्व की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने देखो बहुत सारी चीज़ें और बताई हैं, जैसे कि होता क्या है कि गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कैपेसिटी है, द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू फाइनेंस द करंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर ओन रेवेन्यूज हैव डिक्लाइंड। पहले जो थी इनके कैपेसिटी कि ये अपने एक्सपेंडिचर के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे, लेकिन नाउ टू फिनेंस देयर एक्सपेंडिचर the state's capacity has declined from 69% to nearly 38%। मतलब पहले अगर इनका 100 रुपये का एक्सपेंडिचर होता था, तो 69 रुपीज़ ये खुद कमा लेते थे, रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे, ठीक है ना, उसको खुद फिनेंस कर लेते थे। आज ये केवल 38 रुपीज़ ही फिनेंस कर पा रहे हैं, मतलब कि बाकी के इनको 62 रुपये है जो है वो बाहर से चाहिए रहते हैं, है ना। वो चाहे बोरोइंग के थ्रू लें चाहे उनके थ्रू लें। अब बोरोइंग भी करते हैं अगर, तो भी इसमें डिफरेंशियल रेट लगता है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को 7% पे लोन मिल जाता है, लेकिन अगर स्टेट कोई लेगा तो उसको 10% के आसपास मिलेगा वही चीज़। तो फाइनेंस जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसमें भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर वही चीज़ सेंट्रल लेगी तो कम मिलेगा, वही चीज़ स्टेट लेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, तो एक्सटर्नल बोरोइंग में भी इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। फिर आपने जो भी इनके थोड़े बहुत टैक्स बचे थे जिनके ऊपर ये मतलब कि जो जिन टैक्सेशन के थ्रू ये रेवेन्यू जनरेट करते थे वो आपने ऑलरेडी कम कर दिए जीएसटी के थ्रू, आपने इनडायरेक्ट रेजीम ला दी और आपने कर दिया, है ना। वेल्थ टैक्स हमारे इंडिया में लगता नहीं है,
ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जब फिनेंस कमीशन ने जो प्रोसीड्स दिए तो 32 से 42 तो बढ़ाए, लेकिन इसके साथ उन्होंने सरचार्जेस को बढ़ा दिया, सेस बढ़ा दिया, और सेस और सरचार्ज पूरा यूनियन के पास जाता है और वो यूनियन शेयर करता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर देखो तो ये दिखाती हैं कि जो अपना मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका न केवल फिनेंशियल बल्कि इकोनॉमिकल भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से आपको ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद ऑथर ने एक दो पॉइंट्स और बोले, जैसे कि भैया सेंट्रल की कोई स्कीम है। अब उन्होंने कहा कि हेल्थ जो है, हेल्थ कैसा सब्जेक्ट है, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन हेल्थ के लिए जो कोई पॉलिसी अगर सेंट्रल बनाएगा तो वो फिर एक्सपेक्ट करेगा कि स्टेट्स इसको अब इम्प्लीमेंट करें और स्टेट्स इसमें खर्चा भी दें। तो कहाँ से देंगे और क्यों देंगे? मान लो कुछ स्टेट्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, जैसे तमिलनाडु स्टेट हो गया, केरला हो गया, जो कि ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर क्यों ये सेंट्रल की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करें? ये ऑथर का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द ऑथर कि व्हाई शुड दे पार्टिसिपेट व्हेन दे आर ऑलरेडी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर देयर ओन स्कीम्स, है ना। और चूंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो इसको हेल्थ को ही लेजिस्लेट करने का पावर होना चाहिए। स्टेट सेंट्रल मतलब एक्ट करेगा तो क्या मतलब निकलेगा? तो ऑथर ने इसके बाद बोला कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनइक्वालिटी को बढ़ाती हैं, दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग द इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी जब बढ़ेगा ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी और ज़्यादा डीपेन होती है, और ज़्यादा डीपेन हो जाती है, और वो इन कारणों से और ज़्यादा डीप होती जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने प्रॉब्लम्स बताई कि इंडिया में जो टैक्स करना है, जो रिच को टैक्स करना है वो अभी भी कम है। वेल्थ टैक्स के मामले में चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे टैक्स कलेक्शन के मामले में, तो ऑलरेडी वी आर लैगिंग बिहाइंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। और ये जो लैग हुआ है ना, इस कारण से हमको बहुत रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है, इनडायरेक्ट हमने पहले भी बात की थी, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है आपका, वो आपका एक तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि भैया डायरेक्ट टैक्स तो इनकम पे लगता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि मान लो बिस्किट खरीदी, तो अब एक गरीब ने बिस्किट खरीदी तो उसको भी 5 रुपए की पड़ेगी, एक अमीर ने खरीदी उसको भी 5 रुपए की पड़ेगी। तो इसलिए जो इनकम टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, और जो आपका डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑथर ने हाईलाइट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अ फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस, अब ये जो आर्टिकल है लिखा गया है रिगार्डिंग हेपेटाइटिस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो इस कारण से लिखा गया है। WHO ने हाईलाइट किया है नीड टू ब्रिंग द हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू द पीपल, मतलब कि कोशिश ये रहेगी कि जो हेपेटाइटिस केयर है वो लोगों के पास तक पहुँचे और एलिमिनेट करने में मदद मिले हेपेटाइटिस को बाय 2030 तक हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। एंड इसमें लगभग अभी कोशिश ये की जा रही है कि लगभग 90% रिडक्शन हो इन द इंसिडेंस, 65% रिडक्शन हो इन मॉर्टेलिटी बाय 2030। जो ये इसको 2030 तक का पब्लिक हेल्थ थ्रेट से हटाना है, हेपेटाइटिस को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे लेकिन पब्लिक हेल्थ थ्रेट से हटाना है बाय 2030 तक पब्लिक हेल्थ थ्रेट से हटाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 90% रिडक्शन इन इंसिडेंस, मतलब कि जो केसेस आते हैं उसमें 90% का रिडक्शन मिल जाए। दूसरा, जो लोग मतलब हैं एंड उसमें मॉर्टेलिटी लगभग 65% रिड्यूस करनी है, मतलब 65% से कम कर देना है मॉर्टेलिटी को, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग। तो ये दो चीज़ें ऑथर ने यहाँ बताई है। तो ऑथर ने कहा भाई इसमें अब एक्ट करने की जरूरत है, और क्यों एक्ट करने की जरूरत है उसके रीजंस ऑथर ने दिए। पहला रीजन तो ये कि हेपेटाइटिस इज ओनली कम्युनिकेबल डिसीज वेयर मॉर्टेलिटी इज शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। भैया इतनी सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज में एक हेपेटाइटिस ऐसी डिसीज है जिसमें मॉर्टेलिटी ने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया, मतलब लोगों के जो मॉर्टेलिटी का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा ऑथर ने कहा कि वायरल हेपेटाइटिस जो होता है वो प्रिवेंटेबल होता है, अगर आप अपना हाइजीन सही रखोगे, फूड सही रखोगे, सेफ वाटर, सेफ सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन पा सकते हो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में, है ना। और अगर हेपेटाइटिस बी और सी में चाहिए तो आपको जो इम्यूनाइजेशन है हेपेटाइटिस बी का, जो उसके डोसेज हैं, बर्थ डोसेज हैं, या चाहे आप ब्लड जो है उसमें सेफ ब्लड आपको एक्सेस मिले, सेफ सेक्स, सेफ नीडल यूसेज, इन सब चीज़ों का अगर आप मेंटेन करो तो आप जो हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है उसमें भी काफ़ी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, ठीक है ना। अगला जो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है कि अ वर्ल्ड फ्री ऑफ हेपेटाइटिस इज प्रैक्टिकल एंड फीजिबल, मतलब अ वर्ल्ड free of hepatitis is actually practical and actually feasible. We have tools to diagnose, tools to treat, tools to prevent and therefore eliminate chronic viral hepatitis। तो भैया जब आपके पास टूल्स हैं पता लगाने के, डिटेक्ट करने के, प्रिवेंट करने के, डायग्नोस करने के और एलिमिनेट करने के, तो फिर क्यों आप इसको एलिमिनेट नहीं करते? सिंपल सी रीजनिंग ऑथर ने यही दी है कि क्यों हमको इसको कोशिश करनी है। अर्ली डायग्नोसिस इज द गेटवे फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस को अगर बचना है आपको तो अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस इज द की, है ना। अर्ली डायग्नोसिस इज द की।
एंड एक पहली बार ऐसा हुआ है कि एन इंटीग्रेटेड रीजनल एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस HIV एंड STIs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं उसमें, और आपका जो HIV है या वायरल हेपेटाइटिस है, इन सब के लिए एक एक्शन प्लान, रीजनल एक्शन प्लान लाया जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। WHO ने बनाया है फॉर 2020-26, ठीक है ना, 2022 से लेकर के 2026 के लिए, ठीक है ना। एंड ऐसी अगर आप परसिस्टेंट अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली दैट विल गो लॉन्ग वे इन एलिमिनेटिंग दिस थ्रेट ऑफ हेपेटाइटिस। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ बताई है। वाई इज़ द रुपी अंडर प्रेशर? रुपी क्यों प्रेशर में है? तो आप सबको पता होगा रुपी प्रेशर में कब आता है, जब इंडिया का कैड बिगड़ता है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब ये पता है कि ऑयल के प्राइस बढ़े थे, हमको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा था, तो ये एक पहला रीज़न हो जाता है। दूसरा रीज़न था जो लोग पैसा निकाल करके जा रहे थे, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा खींचने लगे। क्यों खींचने लगे? क्योंकि जो फेडरल बैंक है, अमेरिका का जो बैंक है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भी बढ़ाता है ना, तो यहाँ से बहुत लोग पैसा लेकर के निकल जाते हैं। फिर तीसरा रीजन था कि हमारे यहाँ का जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट इज़ वेरी अनस्टेबल मार्केट। इंडियन मार्केट जो है बहुत अनस्टेबल मार्केट है, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों जो स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोगों ने पैसा खींच लिया, बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड से खींच लिया, है ना, कई लोगों ने, मतलब हॉट मनी जो चली गई उस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो लगभग ज़ीरो हो गए, इंपोर्ट बिल हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया, हमारा इंपोर्ट बढ़ता गया, एक्सपोर्ट कम था, है ना, ये सारी चीज़ें थी। दीज वर द रीजंस मेनली। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस सेट टू गेट 4G कवरेज। अब यहाँ पे जो है यूनियन कैबिनेट ने विच वॉज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, ठीक है ना, दे हैव अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट नाउ, एंड इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 4G मोबाइल सर्विसेज जो रहेगी दैट विल बी प्रोवाइड टू द विलेजेस। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली 4G मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो हाई स्पीड डेटा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी लगभग 24,680 विलेजेस में, जो कि रिमोट और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है, डिफ़िकल्ट टेरेन में है। ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन करेगा? भारत संचार निगम लिमिटेड है, BSNL करेगा, अंडर द आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, ये आपको पता होगा। और इसका जो फंड आएगा वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू आएगा। कहाँ से आएगा? USOF, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये USOF क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एक पूल ऑफ फंड है विच इज़ जनरेटेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विसेज लेवी। एक यूनिवर्सल सर्विसेज लेवी जो है वो चार्ज की जाती है सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स के ऊपर। सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स के ऊपर ये लेवी लगाई जाती है ना, और ऑन देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो उनका AGR होता है ना, ये वोडाफोन वाला जो इशू था तब मैंने आपको पूरा समझाया था AGR क्या है ना, स्पेक्ट्रम चार्जेस और कुछ लाइसेंसिंग फीस और ये सब चीज़ें जो रहती है वो ली जाती हैं, इनको AGR बोलते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर लिया जाता है, ठीक है ना। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर ये 5% की यूनिवर्सल सर्विसेज लेवी लगाई जाती है। फिर इस फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाता है, एंड इट इज डिस्पैच्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, ऑब्वियसली बात है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर है, तो डिस्पैच कहाँ से होगा? इट विल बी थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड थ्रू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। USOF जो आता है वो आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत, है ना, एंड द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2003 टू गिव स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द फंड। स्टैट्यूटरी स्टेटस है इस फंड का, USOF का, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो गवर्न करती है इसको। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इट गवर्न्स दैट, ठीक है। एम USOF का है टू प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल सर्विसेज टू ऑल अनकवर्ड एरियाज इंक्लूडिंग द रूरल एरियाज। तो USOF का बेसिकली है टू प्रोवाइड मतलब यूनिवर्सल सर्विसेज ऑफ टेलीकॉम टू ऑल द अनकवर्ड एरियाज, जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ये सर्विसेज पहुँचे, ठीक है। सेंटर टू अमेंड द वेयर हाउसिंग एक्ट। अब सेंटर जो है वो वेयर हाउसिंग एक्ट को अमेंड करेगा। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब का था? ये 2007 का है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब का है? 2007 का है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 का है, ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल थे उन्होंने ये बताया कि इसको अमेंड क्यों किया जा रहा है, ताकि जो रजिस्ट्रेशन है गोडाउंस का वो कंपलसरी कर दिया जाए। रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउन शुड बी मेड कंपलसरी अंडर दिस, ठीक है ना। एंड दूसरी चीज़ की जो पेनल्टी है वो रेज कर दी जाएगी, है ना, एंड टू डू अवे द जेल टर्म एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस थे पहले यहाँ पे उसमें जेल टर्म्स भी था, तो जेल टर्म को हटा करके पेनल्टी, जो पिक्यूनरी पेनल्टी यानी कि फाइन्स है, ये बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द चेंजेस विच
विच विल बी डन, ठीक है। अब एट प्रेजेंट अभी जो है रजिस्ट्रेशन विद द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी इज ऑप्शनल। तो जो अथॉरिटी बनी थी इस एक्ट के थ्रू 2007 में, अथॉरिटी का नाम है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। उसके साथ अभी जो है प्रेजेंटली सिस्टम क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो है विद दैट बॉडी इज ऑप्शनल, अब इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, दैट विल बी मेड मैंडेटरी नाउ, ठीक है ना। एंड WDRA को स्टैब्लिश किया गया था 2010 में टू इंश्योर द साइंटिफिक स्टोरेज बाय प्रिस्क्राइबिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स। तो WDRA यानी कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी को कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था। एक्ट इसका 2007 में आया था और 2010 में इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो साइंटिफिक स्टोरेशन है, मतलब साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ द साइंटिफिक स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकें और इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या क्या क्राइटेरिया है वो सेट किया जा सके। एक्ट इज वांट्स टू स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स, है ना, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है। तो इस एक्ट के अंतर्गत ही आपकी निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स, मतलब कि कितना स्टोर हुआ, कितना क्या हुआ, इस सब के लिए एक निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स आती हैं और आप उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि ऑलरेडी किए भी जा चुके हैं, कुछ चेंजेस हैं जो कि अभी प्रपोज्ड हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. आंसर ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. That is it. Thank you and have a nice day.